अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको समझेंगे और रीड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड कर लेता हूं। यहां पे लिखा हुआ है आप बैंक चार्जेस, एक बैंक है जो कि चार्ज करता है, क्या चार्ज करता है 2.25% पर मंथ मार्कअप। तो एक बैंक है जो कि पर मंथ का मतलब होता है हर महीने, जो हर महीने 2.25% का मार्कअप चार्ज करता है। किस चीज के ऊपर? ऑन पर्सनल लोन, उस कर्जे के ऊपर जो इस बैंक से लिया गया होता है पर्सनल लोन की कैटेगरी में। पर्सनल लोन का मतलब ऐसा लोन जो कि आप अपनी ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए बैंक से लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं वेकेशन पे जाना था, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आपने बैंक से लोन ले लिया, या हो सकता है आपने घर रेनोवेट कराना था, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आपने बैंक से लोन ले लिया। तो ऐसे तमाम लोन्स पर्सनल लोन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो एक बैंक 2.25% पर मंथ के लिहाज से यानी हर महीने के लिहाज से मार्कअप चार्ज करेगा अगर कोई भी पर्सन उससे पर्सनल लोन यानी ये कर्जा लेगा, ऐसा कर्जा लेगा जिसको पर्सनल लोन कहा जाएगा। तो बैंक उससे 2.25% पर मंथ के लिहाज से मार्कअप चार्ज करेगा। अब मार्कअप का क्या मतलब है आपने इस सिनेरियो में समझना है, क्योंकि यहाँ पे कर्जा दिया जा रहा है तो इसी सिनेरियो में आपने समझना है कि मार्कअप का मतलब क्या होगा। तो देखिए, जब भी हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो जाहिर बात है हम बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब हम बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जाहिर बात है वो कर्जे के तौर पे हमें मिला होता है, तो हमें वो अमाउंट, वो कर्जा वापस करना होता है। तो जब वो कर्जा आप वापस करते हैं तो क्योंकि आपने बैंक का पैसा इस्तेमाल किया है तो इस वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ती है वापसी करते वक्त बैंक को। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको देनी पड़ती है, उस अमाउंट के अलावा जो आपने एक्चुअली तौर पे उनसे कर्जे के तौर पे ली होती है, उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को मार्कअप बोलते हैं। यानी आपने बैंक को वो पैसे तो वापस करने ही करने हैं जो आपने उनसे कर्जे के तौर पे लिए हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपने देने हैं जो कि बैंक के लिहाज से उसका प्रॉफिट, उसका फायदा कहलाता है। उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को, उसी प्रॉफिट को बैंक के लिहाज से हम कहते हैं मार्कअप, वो बैंक का मार्कअप होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक बैंक ने 2.25% पर मंथ के लिहाज से आपको मार्कअप चार्ज करना है। यानी जितना आपने कर्जा लिया है उनसे, जिसको पर्सनल लोन कह रहे हैं, उसका 2.25% निकाल लें तो हर महीने आपको मार्कअप के तौर पे देना पड़ेगा जब तक कि वो कर्जा का टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि आप वो कर्जा उतार नहीं लेते। ये इस स्टेटमेंट में हमें कहा गया है। तो ये जो 2.25% पर मंथ का बताया गया है, इसको हम मार्कअप रेट बोलते हैं, ये मार्कअप रेट कहा जाता है। अब आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है इफ जमाल बोरोस, PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीस, और 64,000 लिखा हुआ है तो मिलाकर पढ़ेंगे 64,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो अगर कोई पर्सन जमाल है जो इसी बैंक से कुछ पैसे, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है 64,000 पाकिस्तानी रुपीस बोरो कर लेता है, यानी कर्जे के तौर पे, उधार के तौर पे, लोन के तौर पे इसी बैंक से ले लेता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years 1 month। कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 साल 1 महीने के लिए। यानी जमाल ने इसी बैंक से इसी मार्कअप रेट के ऊपर, जो ऊपर गिवन था 2.25% पर मंथ के लिहाज से, जो है एक कर्जा ले लिया। और वो अमाउंट कितनी है जो कि उसने वादा किया बैंक को कि वो पे कर देगा 2 साल 1 महीने में, वो अमाउंट है 64,000। यानी जमाल ने 64,000 का बैंक से कर्जा लिया है जी। किस रेट पे लिया है? 2.25% पर मंथ के मार्कअप रेट पे। और उसने कब तक चुकाना है, क्या टाइम पीरियड उसको बैंक ने दिया है कि उसने इसको चुकाना है 2 साल 1 महीने में। ये अभी यहां तक हमें समझ आ गया। तो आगे एक लिखा हुआ है फाइंड दी टोटल मार्कअप ही हैज टू पे। तो वो कह रहे हैं कि जमाल को कितना मार्कअप देना पड़ेगा इस वजह से कि उसने बैंक से इतने रेट पर 64,000 रुपीज़ का कर्जा हासिल कर लिया है और अब उसने उसको वापस करना है, तो जाहिर बात है मार्कअप देना पड़ेगा। तो जमाल को इस पूरे अरसे में जितने में उसने इस कर्जे को वापस करना है, इस रेट के ऊपर कितना मार्कअप बैंक को देना पड़ेगा, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बेसिकली आपने मार्कअप फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो मार्कअप रेट है वो पर मंथ के लिहाज से है और जो टाइम गिवन है उसमें ईयर्स भी आ रहे हैं, मंथ भी आ रहे हैं। तो रेट
और टाइम पीरियड हमेशा सेम यूनिट में होने चाहिए। यूजुअली रेट और टाइम जो है दोनों ईयर्स में ही हम लेते हैं, जो फॉर्मूला हम अभी लिखेंगे उसके अंदर रेट और टाइम यूजुअली ईयर्स ही होता है, लेकिन अगर आपका रेट मंथ के लिहाज से एडजस्ट हुआ हो, मंथ में रिप्रेजेंट हुआ हो, तो आपने टाइम को भी मंथ्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इस टाइम को भी मंथ में कन्वर्ट भी करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आपने मार्कअप निकाल कर दिखाना है, बाकी तमाम डाटा आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब हम इसका सोल्यूशन जो है इसके में जो गिवन डाटा है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसी से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट में लिखा हुआ था मार्कअप रेट, ये 2.25% जो है पर मंथ लिखा हुआ है, ये मार्कअप रेट कहलाता है। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे सबसे पहले कि आपको मार्कअप रेट बताया गया है, तो आप लिखेंगे मार्कअप रेट, और मार्कअप रेट को हमेशा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो कितना है, वो है 2.25% पर मंथ, ये आपको पर मंथ के लिहाज से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर, ये आपने लिख लिया, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आप देखें, जमाल ने जो अमाउंट कर्जे के तौर पे हासिल किया वो मेंशन्ड है, वो है 64,000। तो वो अमाउंट जो आप कर्जे के तौर पे बैंक से हासिल करते हैं, या आप कह लें वो अमाउंट जो आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है या मार्कअप आप कह लें मिल रहा होता है, कुछ केसेस में अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं लोन के तौर पर, तो उन दोनों अमाउंट्स को प्रिंसिपल अमाउंट ही कहा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि जमाल ने ये पैसे 64,000 रुपीज़ कर्जे के तौर पर हासिल किए हैं, तो वो पैसे जो कर्जे के तौर पे हासिल किए जाते हैं बैंक से, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल ही कह रहे होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, खाली प्रिंसिपल भी कह देंगे वो भी ज़्यादा बेहतर है, इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे वो अमाउंट लिख देंगे जो कि बनती है 64,000 रुपीज़। आगे देखें, टाइम पीरियड मेंशन्ड है, वो है 2 years 1 month, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना है, वो है 2 years and 1 month। तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जब भी इन तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे ये तमाम चीज़ें गिवन होती हैं, तो आपने हमेशा देखना है कि मार्कअप रेट और टाइम पीरियड एक जैसे यूनिट्स में होने चाहिए। यानी बेसिकली जो हमारा पर्पस होता है, जो हम यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं, वो यही होता है कि मार्कअप रेट और टाइम पीरियड दोनों इन टर्म्स ऑफ ईयर्स रिप्रेजेंट हो। लेकिन इस केस के अंदर स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंथ के लिहाज से रेट एडजस्टेड है। तो अगर रेट पर मंथ है तो टाइम को भी इन टर्म्स ऑफ मंथ्स ही आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर रेट पर ईयर होता तो यहाँ पे टाइम पीरियड को भी इन टर्म्स ऑफ जो है ईयर्स ही आपने रिप्रेजेंट करना था। तो ये दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो क्योंकि मार्कअप रेट पर मंथ के लिहाज से गिवन है, तो इसलिए आपने टाइम को भी मंथ्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ये आपने हमेशा ख्याल रखना है। वैसे भी यूजुअली पर्सनल लोन्स के अंदर जो है अक्सर औकात मार्कअप रेट पर मंथ होता है, लेकिन ये यूजुअली जो है मतलब नेसेसरी चीज़ नहीं होती, चेंज भी हो सकते हैं, ये बैंक टू बैंक फ़र्क भी करता है। लेकिन आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि रेट और टाइम पीरियड के यूनिट सेम होने चाहिए। यूजुअली ईयर्स में ही होते हैं, लेकिन अगर ईयर्स में ना आ रहे हो, जिस तरह यहाँ पे नहीं आ रहा, मार्कअप रेट पर मंथ में गिवन है, तो फिर रेट के लिहाज से आपने टाइम पीरियड को भी एडजस्ट कर लेना है। तो टाइम पीरियड को भी आपने इन मंथ्स में लिख देना है। तो वो किस तरह लिखेंगे, बड़ा आसान है। आपने 1 मंथ तो पहले सी मंथ में इस ईयर्स को जिस मंथ में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने होंगे, जाहिर बात है 24 मंथ्स। आपको पता है कि जो 1 ईयर है, 1 ईयर उसका मतलब कितना है 12 मंथ्स। तो 2 ईयर्स का मतलब कितना होगा, इसका मतलब ऑब्वियस बात है 12 में 12 ऐड कर दें, यानी 24 मंथ्स। 1 साल में अगर 12 महीने हैं तो 2 साल में कितने होंगे 24। तो इसलिए इस 2 ईयर की जगह पे आप लिख लें 24 मंथ्स। इसका मतलब यही है कि 2 साल 24 महीनों के बराबर है, और उसमें प्लस कर दें ये मंथ, 1 मंथ, क्योंकि जब 2 चीज़ें लिखी होती हैं जो कि सेम यूनिट्स में होती हैं, उनको हम ऐड कर देते होते हैं ऐसे सिनेरियोज में। तो 24 + 1 कितना हो जाएगा 25 मंथ्स। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 25 मंथ्स। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करके दिखाना था, फाइंड आउट करना है टोटल मार्कअप। आपने सिर्फ मार्कअप निकाल कर दिखाना है। तो मार्कअप को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्कअप = कैपिटल एम, हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि मार्कअप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो होता है m = प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगेन आपको बार बार बता रहा हूँ कि रेट और टाइम दोनों इस फॉर्मूले में यूजुअली हम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ही रिप्रेजेंट करते हैं, और होने भी इसी में चाहिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्योंकि रेट पर मंथ के लिहाज से गिवन है, अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो टाइम पीरियड को भी आपने फिर इन टर्म्स ऑफ मंथ ही कन्वर्ट कर लेना होता है। रेट, मार्कअप रेट और टाइम पीरियड के यूनिट सेम होने चाहिए। अब जस्ट आपने ऊपर से वैल्यूज उठाकर इधर पुट कर देनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी गिवन है, वो है 64,000। तो इस P की जगह पर आपने 64,000 लिख देना, ये मैंने लिख दिया।
मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना गिवन था 2.25%, ये मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ। जब भी आपने रेट की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी होगी, आपने परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, परसेंटेज का साइन पहले से इस फॉर्मूले में मैनेज हुआ होता है, आपने जस्ट ये वैल्यू लिखनी होती है। तो रेट कितना है 2.25, तो परसेंटेज का साइन आप नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.25। और टाइम पीरियड, क्योंकि हमने उसको चेंज किया, मंथ्स वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि रेट भी मंथ के लिहाज से था, तो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया था 25 मंथ्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 मंथ्स। और नीचे क्या आ जाएगा 100 वैसे का वैसे ही, और मार्कअप तो फाइंड आउट करना है, तो ये m वैसे का वैसे ही। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा इजी है। पहली तो बात, आप ये वाले 2 जीरोस इन 2 जीरोस से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यानी ऊपर जस्ट बच जाएगा 640, मल्टीप्लाई का साइन, इस वाले नंबर में डेसिमल आ रहा है, आप डेसिमल को रिमूव करें। डेसिमल को हटाने का तरीका ये होता है कि आप डेसिमल के आगे वाले 2 डिजिट्स देखते हैं, या जितने भी डिजिट्स आ रहे होते हैं उनको देखते हैं। अगर 1 डिजिट आ रहा होता है तो डेसिमल हटाकर नीचे 10 लिख देते हैं, अगर 2 आ रहे हो तो डेसिमल हटाकर नीचे 100 लिख देते हैं। यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, तो जब आप डेसिमल को हटाएंगे आपको नीचे 100 मेंशन करना पड़ेगा, तो आप डेसिमल हटाएं तो ये 225 बन जाएगा, नीचे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100, जिसको मैं यही कहता हूँ कि 100 नीचे मेंशन करना पड़ेगा, और बाकी मल्टीप्लाई बाय 25 वैसे का वैसे ही। तो अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम m को जो है वैसे का वैसे उतारेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इधर 640 लिखा हुआ है, तो इस 100 में से ये एक ज़ीरो आप इस ज़ीरो से कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 64, यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 225, और नीचे बच जाएगा 10, क्योंकि एक ज़ीरो कट चुका है तो इसलिए यहाँ पे जस्ट 10 बचेगा, और यहाँ पे 25 वैसे का वैसे ही। अब आप इनको फिर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 और 225 भी कैंसिल हो सकते हैं, 10 और 64 भी कैंसिल हो सकते हैं, और 10 और ये 25 भी कैंसिल आउट हो सकता है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से इनको ऊपर नीचे जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं 10 और 25 को कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 टाइम्स कितना होता है 25, और 5 2 टाइम्स कितना होता है 10। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया m इज़ इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 225, नीचे आपके पास 2 बचा है क्योंकि कैंसिल आउट किया था मैंने अभी ऊपर, और यहाँ पे 25 भी कैंसिल आउट हो चुका था, यहाँ पे जस्ट क्या बचा है आपके पास 5 बचा है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आप देखें 2 और 64 भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, और 2 को आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 आ जाता है। तो यहाँ पे m को वैसे उतारें, 32 वैसे का वैसे ही, और ऊपर बचा हुआ है 225, ये वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे बचा हुआ है 5। अब ये तीनों नंबर्स लिखे हुए हैं, जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना आप सबको आता ही है। मैं यहाँ पर जल्दी से आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ, वैसे मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। तो 32 को जब आप 225 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर आ गया 36,000। इसका मतलब है ये मार्कअप था, तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे PKR, और आगे आप लिख देंगे 36,000। तो मैंने 36,000 लिख दिया। इसका मतलब जमाल को 36,000 रुपीज़ मार्कअप के तौर पे देने पड़ेंगे, आप कह लें कर्ज़ वापस करते वक्त मार्कअप के तौर पे देने पड़ेंगे, अगर वो ये कर्ज़ा 2 साल 1 महीने में चुकाना चाहता है 2.25% पर मंथ के रेट से। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यू थी मार्कअप की, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, तो वो आ चुकी है 36,000।